कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग जीएस से स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि 1 तारीख से हम लोग क्लासेस देखेंगे, तो कल किसी वजह से नहीं आ पाई क्लास, क्योंकि आपको सभी लोग नए वर्ष में भी व्यस्त थे और मैंने फिर कहा था कि 2 तारीख से हम लोग देखेंगे। तो आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग कोशिश ये रखेंगे कि जीएस की क्लास को कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम शुक्रवार और शनिवार को सामान्य अध्ययन, सोमवार मंगलवार को उत्तराखंड, इसके अलावा बुध और बृहस्पतिवार को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी या रीजनिंग वाले पोर्शन को कवर करेंगे, या जो करंट अफेयर्स है यानी इस वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे बुध और बृहस्पतिवार को, ठीक है। तो जिस तरीके से लेके जा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, आप अगर उसको कवर करने में सक्षम हो जाएंगे तो आपको कभी कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। जैसे ही आज का टॉपिक खत्म होगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी आप घटना चक्र आपके पास होगी वो लगाना, कोशिश करना, आप देखना कि आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहे हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से हम लोग शुरुआत करेंगे और इंडियन पॉलिटी मैंने आपको पहले भी कराई हुई है, मैंने कहा था कि उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब क्या है, रैंडम एक तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाओ, दूसरा तरीका क्या है कि स्टार्टिंग वाला तो पढ़ाया हुआ है, आप अगर देखोगे तो कुछ बेसिक चीजें उसमें ऑलरेडी कवर कराई गई हैं। अगर आप फोल्डर में देखोगे इंडियन पॉलिटी डीप क्लासेस वाले में, तो हम लोग करेंगे बच्चों आज पार्लियामेंट से शुरू, यानी संसद से शुरू करेंगे, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और संसदीय प्रक्रिया, यानी जो अपने यहाँ में बजट वगैरह आता है या अध्यादेश वगैरह आता है, यहां तक हम लोग कवर करेंगे। और इसमें भी स्पेशल टॉपिक हम कहां से शुरू करेंगे, संसद से, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अलग से मैं आपको कराऊंगा। देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग 5 देखना है। आप कॉपी बना लेना, नोट्स बना लेना। भाग 5, ये संसद भारतीय संविधान का भाग 5 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को आपको मिलेंगी। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है भाग 5 के अंदर, सबसे पहले आपको राष्ट्रपति देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है, भाग 5। दूसरा, जैसे राष्ट्रपति देखोगे तो उपराष्ट्रपति इसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एक एक चीज देखना है इसमें। तीसरा, अगर आप देखोगे तो इसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद दिखती है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद। और चौथा जो देखने को मिलता है इसके अंदर वो दिखता है बच्चों संसद, यानी पार्लियामेंट, ठीक है, संसद। तो जो भारतीय संविधान का भाग 5 है बच्चों, ये अपने आप में आता है अनुच्छेद 52, यानी अनुच्छेद 52 से लेके 123 तक इसका प्रावधान है भाग 5 का। यानी भाग 5 के अंदर पूरा इतना पोर्शन आता है, ध्यान रखना। यानी अपने आप में आर्टिकल जो है, यानी अनुच्छेद जो है 52 से 123 तक इसमें कवर होता है। अब देखना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ स्पेशल पढ़े, हमने निकालना है एग्जाम। यानी हमारा ध्येय है कि परीक्षा हमारी पास हो जाए, एग्जाम में हमारा काम बन जाए, वो हमने पढ़ना है। अब एग्जाम निकालना है तो अनावश्यक तथ्यों से बचते हुए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू की बात अगर दी ईरान तुरान की और पेपर में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करो, वहां पे मार्क्स कंटेन करके और लेके आओ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये सब चीजें आती है। अब हम शुरुआत करेंगे संसद से, ठीक है। यानी संसद वाला पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, तो हेडिंग लिखो संसद, ठीक है। पार्लियामेंट, भारतीय संविधान में हेडिंग डालना आप लोग संसद, ठीक है। 2-3 पार्ट आएंगे इसके। सबसे पहले आप डालना क्या, हेडिंग संसद। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, संसद डालना इसको हेडिंग। और मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपके जो पेपर में आने वाली चीजें होंगी आपकी यहीं पे कवर हो जाएंगे संसद। अब देखना बच्चों, सबसे पहले आता है कि संसद आखिर होती क्या है, किसको आप संसद बोलोगे। हमने क्या अपना रखा है बच्चों, इसकी संरचना में हम 3 चीज देखते हैं। हमने ये कहा कि राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी आपके देश का राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आपके देश में उच्च सदन, यानी हायर जो हाउस है जिसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा। और जो दूसरा सदन है उसको बोलते हैं लोकसभा। इन 3 संस्थाओं को मिलके एक हम जो कंबाइंड बॉडी बोलते हैं उसको संसद बोलते हैं। तो पेपर में अगर कभी पूछता है कि संसद किस किस से मिलके बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है। अब ये नहीं कि सर ने कहा है तो ऐसा ही, ठीक है। ये आर्टिकल 79 है जो ये कहता है कि हमारे वहां जो राष्ट्रपति है, राज्यसभा और लोकसभा है, उन तीनों से मिलकर जो बॉडी बनती है उसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि संसद में किस किस को आप शामिल करोगे, सही हो जाएगा ना क्वेश्चन, इन 3 को करोगे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आखिर जब राज्यसभा है
इसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी इसके अंदर बैठते कौन लोग, कहां से वो लोग आते हैं, कितने साल के लिए उनको चुना जाता है। तो जैसे सबसे पहले अगला पॉइंट लिखोगे आप, राज्यसभा की संरचना, ठीक है, राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर बैठता कौन है। जो राज्यसभा है बच्चों, ये क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, संसद का उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, उच्च सदन इसको बोला जाता है। अब देखना है इसकी संरचना क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो 12 मेंबर है टोटल, भारतीय संविधान ये कहता है कि आप 250 से अधिक नहीं होंगे इसके मेंबर, यानी जो राज्यसभा है उसकी संरचना के अंदर आप देखोगे तो उसमें क्या है बच्चों, 12 सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। इसकी संरचना देखना है कैसे बनता है, 12 सदस्य इसमें क्या होंगे, राष्ट्रपति द्वारा नामित, राष्ट्रपति क्या करता है, इनको नामित करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय सदन में, संसद मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य। अब आप कहोगे सर ये 12 सदस्य कौन कौन होते हैं, ये होते हैं बच्चों 4 अलग अलग क्षेत्र से, 4 अलग अलग कौन सा है, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, यानी साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से। देखो साहित्य का क्षेत्र में कोई है, कला के क्षेत्र में कोई है, विज्ञान के क्षेत्र में कोई है, या अपने आप में समाज सेवा। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित करता है। ये 12 सदस्य नामित करने की जो हमने व्यवस्था अपनाई है वो आयरलैंड के संविधान से अपनाई है, वो अलग से मैं बताऊंगा किस देश से हमने क्या लिया है। ये आयरलैंड के संविधान से, अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, आयरलैंड के संविधान से हमने ये व्यवस्था अपनाई है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों 238 सदस्य यानी 238 मेंबर राज्य व संघ राज्यों से चुने जाते हैं, यानी उससे अधिक नहीं चुने जाएंगे, ठीक है। देखो 238 सदस्य, 238 सदस्य से अनधिक, से अनधिक मतलब इससे अधिक नहीं, ठीक है, से अनधिक, अनधिक मतलब होता है, अनधिक का मतलब है इससे अधिक नहीं, ठीक है, अनधिक लिख दिया हमने। कहां से चुने जाएंगे बच्चों, ये राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र से, राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र लिखो। यानी हमने क्या किया, 238 से अधिक मेंबर हमारे संघ और राज्य क्षेत्र से चुन के आएंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 230 और 12 में कितना हो गया, 250। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर है बच्चों 250 सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। राज्यसभा की अधिकतम संख्या पूछता है 250। राज्यसभा से कितने सदस्य संघ और राज्य क्षेत्र से चुन के आते हैं, 238। राज्यसभा से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, 12 सदस्य। राज्यसभा में किस किस क्षेत्र से राष्ट्रपति सदस्य नामित करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन कौन से क्षेत्र, एक क्षेत्र हटा देगा, जैसे ऑप्शन देगा साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान, तो वहां इससे पहले की आत्मा परमात्मा के पास चली जाए, यहीं पे इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो राज्यसभा में कहां कहां से मेंबर आते हैं आपको ये पता चल जाएगा। अब देखना बच्चों हमने क्या किया है, ये जो 238 सदस्य होंगे ना, इसको हमने अगर भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची पढ़ोगे आप, 4th शेड्यूल, 4थी अनुसूची, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां सुनी होंगी आपने, अगर सुनी नहीं भी है तो बाद में पढ़ा दूंगा। 4थी अनुसूची में वर्णित है कि किस राज्य से कितना हम लोग क्या करेंगे, राज्यसभा में मेंबर भेजेंगे। अर्थात भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची ऐसी है जो ये बताती कि 238 जो मेंबर होंगे कहां कहां से चुन के आएंगे। आपने कहा कि उत्तराखंड से इतने, उत्तर प्रदेश से इतने, हरियाणा से इतने, तमिलनाडु से इतने, केरला से इतने, सभी कहां वर्णित है, भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में। तो आपका यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, टॉप 4 स्टेट कौन से हैं जो राज्यसभा में सर्वाधिक मेंबर भेजते हैं। अर्थात भारतीय संविधान के जो राज्यसभा में मेंबर भेजने का जो प्रावधान है 4थी अनुसूची में, वो सबसे ज्यादा 4 राज्य कौन से हैं जो सबसे ज्यादा मेंबर भेजते हैं, चाहे यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, जो भी आप बोलते हो, इसको तैयार कर लेना, आज ही तैयार कर लेना, भले ही नेट में आपको देखना पड़े, ठीक है। 4थी अनुसूची में इसका वर्णन है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इनका जो निर्वाचन होता है, आखिर ये लोग कैसे चुने जाते हैं, जो ये इनका किसका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो नीचे लिखना निर्वाचन किसका, राज्यसभा। जो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम एमएलए चुनते हैं ना, विधायक लोग, हमारे जैसे आप लोग विधायक वोट देते होंगे, जो हम लोग विधायकों को चुनते हैं ना, वो लोग चुनते हैं। यानी इनके चुनाव में डायरेक्ट जनता की भूमिका नहीं रहती है, ध्यान रखना। आप प्रत्यक्ष से निर्वाचन नहीं करोगे, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अर्थात इनका चुनाव हमारे द्वारा जो चुने गए हैं विधानसभा सदस्य, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। तो इसका निर्वाचन कौन करता है बच्चों, ध्यान रखना, यहां पे लिख लो, साइड में नीचे लिख लो, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। यानी जो मेंबर ऑफ ये है अपने आप में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो निर्वाचित मेंबर है वो लोग इनको वोट देते हैं, ठीक है। किनको? ये 238 को, 12 तो नामित होते हैं, तब जाके इसका एक प्रॉपर तरीके से क्या बनता है बच्चों, राज्यसभा की संरचना बनती है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कितने मेंबर है, कहां से चुन के आते हैं, अधिकतम कितनी संख्या है, अभी वर्तमान में राज्यसभा संघ राज्य से कितने हैं, कौन सी अनुसूची में वर्णित है और किस राज्य से कितने आते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इनका निर्वाचन जो होता है बच्चों उसी तरीके से होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से। वो क्या होता है बहुत डिटेल में है, कई विधायक और सांसदों को खुद नहीं पता रहता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कैसे वोट देते हैं। कई वोट आप देखना राज्यसभा के चुनाव हो या राष्ट्रपति के चुनाव हो उसमें कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं आता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अभी के हिसाब से सिर्फ ये याद रखना है कि इनका जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है वोट ट्रांसफर का सिस्टम होता है, अर्थात जो आप टोटल नंबर ऑफ वोट होंगे, आप अपने वोट की जो वैल्यू होगी उसको आप बांट सकते हैं, ठीक है। इस मेंबर को इतने, इस मेंबर को इतने, इस तरीके से होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इनका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों दूसरा आता है लोकसभा की संरचना। जैसे ही आपने राज्यसभा की संरचना देखा, नेक्स्ट आएगा आपका किसका, लोकसभा की संरचना, ठीक है। लोकसभा पढ़ाऊंगा, अगला लिखो आप लोकसभा की संरचना कैसी होती है, ठीक है। लोकसभा की संरचना देखना। अब ये कंप्लीट हो गया होगा आपका राज्यसभा की संरचना किस तरीके से रहती है। अब आता है बच्चों लोकसभा की संरचना, किसकी आते हैं, लोकसभा। अब आपने जो राज्यसभा की संरचना पढ़ी उसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद वर्णित 80 करता है, यानी जो आपने लोकसभा अभी इससे पहले पढ़ा ना आपने राज्यसभा की संरचना, उसके ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 80, यानी संविधान का अनुच्छेद 80 लिख दो, उसके ब्रैकेट में आर्टिकल 80 लिख देना, ठीक है। अब आता है बच्चों लोकसभा की संरचना। उसी तरीके से हमें ये चेक करना है कि जो लोकसभा है बच्चों ये कैसे मिलती है, ठीक है। लोकसभा की संरचना में जो वर्णन है बच्चों ये अनुच्छेद 81 में है, ध्यान रखना। आर्टिकल 81 में इसका वर्णन किया गया है और ये याद रखना इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, एक आर्टिकल 332 सुना होगा आपने, आर्टिकल 332 सुना है या नहीं, सॉरी 331। तो उस समय क्या होते थे बच्चों, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नामित होते थे जो अब खत्म हो गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 331 क्या होता था बच्चों, 2 सदस्य इसमें हम इसके उसमें किसमें, लोकसभा में एंग्लो इंडियन क्या करते थे, नामित करते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन। अब ये जो व्यवस्था है 2 सदस्य ये समाप्त हो चुकी है। अब आज की डेट पे ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और किस आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से क्या कर दी हमने, व्यवस्था समाप्त कर दी। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है क्या वर्तमान में एंग्लो इंडियन सदस्य हम चुनते हैं लोकसभा में, आप बोलना नहीं। अब आपको कि सर एंग्लो इंडियन क्या होता होगा, ऐसा होता है क्योंकि हम ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हैं, तो जिस समय हम ब्रिटिश के अंडर थे बच्चों, कई भारतीय ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से शादी की, या कई ब्रिटिशर्स ऐसे थे जिन्हें भारतीय महिलाओं से शादी की, तो उनकी आने वाली पीढ़ी से संबंधित है। अभी इतना समझना, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। यानी उनके जिससे माता पिता एक कोई ब्रिटिशर्स रहा हो, उस समय जो उनके बच्चे थे उनको एंग्लो इंडियन बोला गया, क्योंकि देश हमारा आजाद हुआ था तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पेरेंट्स में से एक माता या पिता में से कोई इंडियन या कोई ब्रिटिशर्स हुआ करता था। तो उनके बच्चों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने एक व्यवस्था अपनाई संविधान में एंग्लो इंडियन, जो कि अब ये कर दी समाप्त। यानी पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जिसको कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 शायद 2020 जनवरी 2020 से संभवतः लागू हुई व्यवस्था, वहां से हमने व्यवस्था समाप्त कर दी, ये तो हट गया। इसके अलावा जो इसमें आता है बच्चों वो आता है राज्यों से 530 से अनधिक सदस्य। यानी अगर कभी ये पूछता है कि राज्यों से कितने सदस्य से ज्यादा नहीं चुन सकते हैं, तो 530 से अनधिक, अनधिक मतलब राज्यों से अधिकतम 530 चुन सकते हो। पूरा शब्द सुनना, चुन सकते हो, कितने हैं वो अलग बात है, 530 से ज्यादा नहीं चुन सकते हो, 530 से कम भी हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं वो अलग बात है, लेकिन 530 से ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है। 20 से अनधिक यानी संघ राज्य क्षेत्र, यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, संघ राज्य से कितने, 20 से अनधिक, 20 से अनधिक, समझ गए ना आप। अर्थात आज की डेट पे लोकसभा की संरचना देखो, 530 से अनधिक राज्यों से, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्र से, यानी 530 और 20 कितने हो गए बच्चों, 550। अर्थात
550 से अनधिक मेंबर आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा में भेज सकते हैं, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। पहले क्या था, लोकसभा की अधिकतम संख्या जब पूछते थे कितनी हो सकती है, पुराने टाइम पे अगर आपको देखा होगा, इस व्यवस्था से पहले बोलते थे कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। अब वो व्यवस्था नहीं रही, अब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, जिसमें ये ध्यान रखना, ये स्टार लगा देना, ये जिसमें 530 से ज्यादा नहीं होंगे राज्यों से, राज्य मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं, और 20 से ज्यादा नहीं होंगे संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जितने यूटीज हैं 8 है ना अभी, उससे 20 से अधिक नहीं होंगे। अब वर्तमान में कितने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। वर्तमान में बच्चों 528 भेज रहे हैं हम, कहां से, राज्य से 528 भेज रहे हैं राज्य से, 15 भेज रहे हैं हम संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य से। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 543। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, पहले सुनना, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आज की डेट पे, 550, उसको डिवाइड करना, अधिकतम राज्यों से कितने हो सकते हैं, हो सकते हैं अधिकतम 530, लेकिन हैं कितने अभी, 528, यानी अगर हम चाहें भविष्य में 2 मेंबर और भेज सकते हैं जब तक इसमें संशोधन न हो। ठीक है, तो अधिकतम 530 हो सकते हैं, तो हमने 530 के नीचे ही नंबर रखा है, कितना रखा है, 528। और राज्य संघ राज्य क्षेत्र से अधिकतम कितने हो सकते हैं पूछता है, तो 20, लेकिन हमने वर्तमान में कितने भेजे हुए हैं, 15। तो दो तरीके से क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है, 528, वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कितना है, 15। टोटल लोकसभा में कितने अधिकतम राज्यों से मेंबर हो सकते हैं, अधिकतम राज्यों से कितने मेंबर हो सकते हैं, 530। अधिकतम संघ राज्य क्षेत्र से कितने मेंबर हो सकते हैं, 20। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550। उसमें अधिकतम में जब लोकसभा में जब संघ राज्य क्षेत्र और ये न खोले तो 550, लेकिन अगर नॉर्मल अलग अलग खोले तो इस तरीके से हमारी क्या रहती है बच्चों, व्यवस्था रहती है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोग किसी भी प्रकार के जो अपने आप में जो है क्या कहते हैं कंफ्यूजन आप इसमें क्रिएट नहीं करोगे। अब आप धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करना बच्चों, जो मैंने ये व्यवस्था बताई है आपको, इसमें क्या है, इस व्यवस्था में यही प्रावधान है कि लोकसभा, अब इनका चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसमें आप लोग डायरेक्ट वोट देते हो, प्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां पर जनता खुद वोट करती है। तो 5-5 साल में देते हैं ना, लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो भारत सरकार केंद्र में सरकार बनती है, वो जो चुनी जाती है, वो 5-5 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में की संरचना आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे आपने कहा सर ठीक है, लोकसभा में आपने बताया कि 528 मेंबर अधिकतम राज्यों से अभी हैं, या 530 अधिकतम हो सकते हैं। आप हमें एक चीज बता दीजिए। मैंने कहा क्या बताऊं, ये लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की, जैसे आपने अभी एक चीज मैंने बताया था कि आपको एक काम करना है, किस राज्य को राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, टॉप 4 पढ़ने। सेम तरीके से लोकसभा में किस राज्य का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, वो 4 स्टेट आपको याद रखना है, जैसे जिनमें यूपी सबसे नंबर 1 पे आते हैं, तो टॉप 4 याद रखना। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, राज्यों को जो सीट आवंटित की है वो जनसंख्या के आधार पर की है। हमने कहा कि जनसंख्या आपकी जितनी होगी उसी अनुपात में आपको सीट मिलेंगी। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई जैसे उत्तराखंड के लिए 5 सीट है लोकसभा की, आपको पता है ना, 5 मेंबर भेजते हैं हम लोकसभा में। इसी प्रकार यूपी से लगभग 80 मेंबर हम भेजते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों आया, 5 यहाँ 80 वहां, इसके पीछे का तर्क ये है कि जनसंख्या के आधार पर हमने सीटों का आवंटन किया। अब जनसंख्या के आधार का मतलब प्रत्येक जो सीट है उस पे उतनी ही जनसंख्या होगी जितनी अदर स्टेट में, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर ये जो अपना संसदीय क्षेत्र में है, उतनी ही जनसंख्या पे एक सीट हम रखेंगे। ये हमने अनुपात लगाया, यानी राज्यों को जनसंख्या के आधार पे यानी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी। ठीक है, लिखो सीट का आवंटन। अगर आपसे पूछता है लोकसभा में सीट का आवंटन कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, जनसंख्या के अनुपात में, राज्यों के जनसंख्या के अनुपात में, राज्यों के जनसंख्या अनुपात में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, जैसे देखो एग्जाम्पल समझना पहले। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड को कितनी सीट है बच्चों, अभी 5 सीट है लोकसभा में, और यूपी उत्तर प्रदेश को है 80। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में। अब एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे हमने कहा कि 1000 की जनसंख्या है, कितनी, 1000 की जनसंख्या उत्तराखंड की। ठीक है, अब हमने कहा कि प्रत्येक 1000 में हम जो है 2 सीट देंगे, प्रत्येक 1000 में कितनी देंगे, 2 सीट देंगे। तो आप इसको 2 से डिवाइड करो,
तो कितना हो गया 500। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या निकला, हर 500 सीट पे आपने एक 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 क्या दे रहे हो, 500 मतलब जनसंख्या पे एक सीट दे रहे हो उस राज्य को, यही तो दे रहे हो ना। अब इसी केस में यूपी की जनसंख्या सपोज 10,000 है, कितनी है 10,000। अब आप क्या कर रहे हो, 500 पे एक दे रहे हो ना, तो 1000 पे आपने कितनी दी, 2 दी। तो आप खुद सोचो 10,000 पे कितने दोगे। तो इसी आधार पे हमने जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के अनुपात के आधार पे कहते हैं सीटों का आवंटन किया। यानी 500 पे एक दे रहे हो, 1000 पे 2 दोगे, 1000 पे 2 दोगे तो 10,000, 2000 पे कितने दोगे, 4 दोगे, 4000 पे कितने दोगे, 8 दोगे। इस तरीके से चलेगा। 8000 पे कितने दोगे, 16 दोगे, उसके बाद 2, यानी 17, 18 जो 20 सीट है आपको वो मिलेंगी। तो इस आधार पे आपने क्या किया, जनसंख्या का अनुपात समान रहे, यानी जनसंख्या और सीटों का आवंटन समान रहे, उस आधार पे दिया। उत्तराखंड छोटा राज्य है, छोटी जनसंख्या है, कम जनसंख्या है, तो उतनी सीट मिली। यूपी बड़ा राज्य है, बड़ी जनसंख्या, तो अब लेकिन कॉन्सेप्ट ये अपनाया गया कि जनसंख्या और सीट के आवंटन का जो अनुपात होगा वो समान रहे। अर्थात जैसे जनसंख्या जितनी होगी और जितनी उसको सीट दी है, इनका जो अनुपात है बच्चों, रेशियो, इनका जो डिवाइड करके आएगा वो समान रहे पूरे देश में, ये हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जनसंख्या के आधार पर दी। अब आपको कि सर जनसंख्या किस वर्ष की ली है, ये ली है बच्चों 1971। ठीक है, यानी ध्यान रखना जनसंख्या के आंकड़े कब के हैं, जनसंख्या कब की दी गई है, 1971 की। जनसंख्या का आधार क्या, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लोकसभा में सीटों के आवंटन के लिए जनसंख्या का आधार कितना है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 1971। अदरवाइज ऐसा होता, अगर जनसंख्या के आधार पे अगर आप सीट देते तो कई राज्य क्या करते, ज्यादा सीट पाने के लिए, अपना ज्यादा संसद में प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए जनसंख्या वृद्धि को क्या करते, प्रमोट करते कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ, हम लोगों को सीट ज्यादा मिलेंगी। तो पहले ही फिक्स कर दिया कि 1971 की जनगणना जब हुई थी 1971 में, उस समय जो सीटों का आवंटन था वही रहेगा। उस जनसंख्या के आंकड़े पकड़े, उस जनसंख्या के आधार पे जो सीट दी गई थी उसी को हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अदरवाइज राज्य को तो बड़ा सही थे, राज्य को तो कहते भाई ठीक है हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, हम लोग जनसंख्या बढ़ाने की पॉलिसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या किया, इसको सही करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने जनसंख्या के आंकड़े कब के पकड़ दिए, 1971 के। और ध्यान रखना बच्चों, ये जनसंख्या के आंकड़े कब तक अपरिवर्तित हैं, 2026 के बाद पहली जनगणना तक। 2026 के बाद पहली जनगणना तक अपरिवर्तित। ठीक है, यानी हमने क्या किया, जो ये सिस्टम अपना रखा है ये 71 वाला, ये 2026 की जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद जो पहली जनगणना होगी 2026 के बाद, उसमें जो आंकड़े आएंगे उसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो क्या था, राज्यों को सीटों के आधार पर आवंटन। कौन सी जनसंख्या पकड़ी, 1971। यहीं पर एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये हमने यूपी पकड़ा, इसको दी हमने 80 सीट। हमने ये उत्तराखंड पकड़ा, ये दी हमने 5 सीट। इसका पूरे का बड़े का आधार, ये जो आधार है राज्य का, वो था सीटों का आवंटन किसके आधार पे, जनसंख्या। और जनसंख्या कब की पकड़ी, 1971 की, 1971 की। समझ गए ना, कब तक चलेगा, 2026 के बाद की पहली जनगणना। अब यूपी के अंदर 80 सीट है, उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है। हमने एक और चीज इसके अंदर अपनाई, हमने कहा अगर यूपी, जैसे उत्तराखंड के 5 सीट है ना, जैसे हरिद्वार सीट है, टिहरी सीट है, पौड़ी सीट है, नैनीताल सीट है, अल्मोड़ा सीट है, यही 5 है ना। हमने इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट अपनाया, राज्य के अंदर जो सीट का आवंटन किया गया है, सीट राज्य के अंदर, उसमें भी जनसंख्या और सीट का अनुपात समान रहे पूरे देश में। समझने की कोशिश करना, जैसे हमने कहा कि हरिद्वार सीट, अब आ गया राज्य के अंदर हरिद्वार सीट पे, एक सीट पे कितनी जनसंख्या कवर करेंगे हम हरिद्वार सीट को, वही कोशिश करेंगे सहारनपुर में या कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरी जगह। यानी हमने क्या किया, हरिद्वार पे हमने कहा कि, जैसे हमने कहा कि पूरे देश में 2000 पे एक बन रहा है यार भाई, 2000 की जनसंख्या पे एक सीट मिल रही है, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाया है। ठीक है, समझो इसको। और तो हम क्या करेंगे, पूरे देश में 2-2 पे एक सीट दे देंगे। जैसे हरिद्वार वाली 2000 की जनसंख्या जितने पे आई एक सीट, वहां की 2000 की आई एक सीट, ऐसे। अब आपको कि सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में इतना बड़ा अंतर है। देखो, हमने बाहर से देखा यूपी को 80 मिल गई, लेकिन पता लगा यूपी ने क्या किया, पूर्वांचल वाले क्षेत्र में ज्यादा सीट दे दी, उधर को कम दे दी। उत्तराखंड छोड़ो, यूपी छोड़ो,
उत्तराखंड है 5 सीट है। हमने कहा यार गढ़वाल को 4 देते थे, कुमाऊं को 1 ही देते थे, या कुमाऊं को 4 देती, गढ़वाल को 1 ही दे दी, तो इसमें मिसमैच नहीं हो जाएगा? मतलब एक जगह आपने उतनी जनसंख्या पे 1 ही सीट दी, एक जगह आपने बहुत कम जनसंख्या पे 4 सीट दे दी। तो हमने इस चीज से बचने के लिए क्या किया, उस राज्य के अंदर भी निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे इतनी जनसंख्या पे सीट दी ताकि एक सीट जो है और वहां की जो जनसंख्या उसका अनुपात समान रहे पूरे देश में। समझिए ना, यही कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। वो तो बाहर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, यूपी को, पूरे राज्य को। अब लेकिन उसके अंदर भी तो क्षेत्र हैं, जैसे आपने सहारनपुर सीट, आपने बरेली सीट, आपने रामपुर सीट, उत्तराखंड में गढ़वाल सीट, टिहरी सीट, ये तो इसके अंदर भी जनसंख्या का अनुपात समान होगा। इसके लिए हमने जो जनसंख्या अपनाई वो 2001 के आंकड़े अपनाए। ये है कॉन्सेप्ट, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पूरे देश में हमने लोकसभा की सीटों का आवंटन किस जनसंख्या के आधार पर अपनाया, तो आंसर होगा 1971। और क्वेश्चन अगर पूछता है हमने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को, प्रत्येक संसदीय, याद रखना पूरे देश का नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को सीटों का आवंटन किस, मतलब सीट का आवंटन किस जनगणना के आधार पे किया है, 2001 की जनगणना। ये है कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को गलत मत करके आना। 2026 जो 71 वाली जनसंख्या है वो पूरे राज्य के लिए होगी, पूरे देश के लिए, पूरे देश को उतनी सीटें मिलेंगी राज्यों को, लेकिन प्रत्येक संसदीय क्षेत्र अंदर, अब अंदर आ जाओ, पे उतनी जनसंख्या पे एक कितनी सीट रहेंगी, यानी जनसंख्या और सीट कितनी कितनी रहेंगी, उसके लिए हमने अपनाया 2001 की जनगणना। ठीक है, तो नोट करके लिखो, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या व सीट का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। जनसंख्या व सीट का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, लिख लिया। इसके अलावा देखना बच्चों और क्या चीज चलती है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चलती है। वो क्या चलती है कि जैसे आपने सीट का आवंटन तो कर दिया, इसके साथ साथ ही एक और चीज चलती है कि हर वो उसके बाद की जनगणना के बाद संसद एक प्राधिकारी नियुक्त करती है, या जो भी है वो क्या करता है, इसका समायोजन करता है जनसंख्या और सीट का, ये करते रहता है। लेकिन वो तब तक लागू नहीं होती जब तक लोकसभा का विघटन न हुआ हो या पूर्ववर्ती जो चीजें चल रही है। इसलिए हमने ये सब छोड़ दो, 1971 का फिक्स कर रखा आपके लिए, उतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है बच्चों लोकसभा की क्या अपने आप में एक प्रकार की लोकसभा की संरचना। इसके बाद आता है बच्चों संसद की अवधि। आखिर संसद की अवधि कितनी होती है हम ये देखेंगे। तो देखो संसद की अवधि, संसद की अवधि यानी टाइम, वो कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है। संसद की अवधि जो होती है बच्चों बेसिकली आर्टिकल 83 में वर्णित इसका किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 83 में इसका वर्णन किया गया संसद की अवधि के बारे में। ठीक है, 83 में इसकी संसद की अवधि, अगर पूछता है आपको संसद की अवधि कितनी होती है तो किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आप बताओगे आर्टिकल 83 में संसद की अवधि का वर्णन किया गया है। इसके लिए देखना राज्यसभा जो है बच्चों कभी विघटित नहीं होती, ये आपको पता होगा। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, ये आपको पता होगा है कि नहीं। जबकि लोकसभा क्या होती है बच्चों, अपने प्रथम अधिवेशन से, जब वो पहली उसकी बैठक होती है वहां से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, मैं लिखाऊंगा अगली क्लास में, सुन लो। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जबकि लोकसभा अपने पहले अधिवेशन से 5 साल के लिए अपने पद पे, मतलब उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। लेकिन कभी आपातकाल की स्थिति आती है, देश में आपातकाल लगता है, उस केस में संसद क्या करती है बच्चों, लोकसभा के कार्यकाल को हर मतलब अधिकतम 1 वर्ष के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ा सकती है, यानी एक बार में 1-1 वर्ष के लिए लंबे समय तक बढ़ा सकती है। लेकिन जब आपातकाल समाप्त होगा उसके बाद 6 महीने के ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, यानी 6 महीने के अंदर उसको विघटन करके दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब राज्यसभा विघटित नहीं होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का होता है। लोकसभा विघटित होती है लेकिन प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, पहले भी वह विघटित हो सकती है, किंतु आपातकाल की स्थिति में संसद उसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। और कितना बढ़ा सकती है, एक बार में 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं एक बार में 10 साल बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, एक बार बढ़ा है 1 साल, आपातकाल खत्म नहीं हुआ फिर 1 साल बढ़ा सकती है, आपातकाल खत्म नहीं हुआ फिर 1 साल बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ वैसे ही अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगी। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। ये मैं अगली क्लास में लिखूंगा। आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होंगी, आप इसको समझ पाए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ आया, बताना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।